डियर फ्रेंड्स, बीएड के सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले सभी प्रशिक्षुओं का आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएड अपने आप में एक टेक्निकल डिग्री है जिसमें इंटर्नशिप कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है और उसमें जाने से पहले माइक्रो टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण बहुत आवश्यक है। उनके कुल लगभग आप कह सकते हैं कि 9 से 10 माइक्रो टीचिंग मेथड्स होते हैं, स्किल्स होते हैं। उस स्किल्स में से एक प्रमुख आज हम आप सबों के सामने लेकर के आए हैं। मेंटर्स सॉल्यूशन इन एजुकेशन चैनल की ओर से आज का हमारा माइक्रो टीचिंग स्किल का हमारा जो स्किल है वह है स्किल इन इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल, दृष्टांत व्याख्यान कौशल। आज हम लोग चर्चा करेंगे दृष्टांत व्याख्यान कौशल पर। दृष्टांत व्याख्यान कौशल एक साक्ष्य है, दृष्टांतों को चुनने और इन्हें प्रदर्शित करने की एक कला है जिसके द्वारा शिक्षक अमूर्त तथ्यों, भावों, संपत्तियों, विचारों को सरल बना करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। जैसा हम जानते हैं कि शिक्षक हम सभी बनना चाहते हैं, शिक्षक बन भी जाते हैं डिग्री लेकर के, परीक्षा पास करके, परंतु सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि छात्रों को कैसे उसके लिए पढ़ाया जाए जिससे कि छात्रों को पढ़ना सरल हो, छात्रों को समझना कठिन हो, सरल हो। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उनको किस विधि से समझाया जाए, किस स्किल से समझाया जाए कि बच्चों के लिए समझना आसान होता है। तो उसके लिए सबसे उपयुक्त उदाहरण, सबसे अच्छा जो विधि होती है, अच्छी जो विधि होती है वह है दृष्टांत व्याख्यान कौशल। दृष्टांत जब हम देते हैं बच्चों को तो वैसे बच्चे वैसी परिस्थिति में बच्चे मन लगा करके हमारी बात को सुनते हैं, ध्यान देते हैं। इसलिए अन्य सभी स्किल्स में, अन्य सभी कौशलों में दृष्टांत व्याख्या कौशल सबसे महत्वपूर्ण होता है। दृष्टांत व्याख्या कौशल एक साक्ष्य है, साक्ष्य का मतलब उदाहरण है, जिसमें हम क्या करते हैं, दृष्टांतों को चुनते हैं अर्थात उदाहरण चुनते हैं उनके सामने, बच्चों के सामने, जिससे वे उन्हें प्रदर्शित करने की एक कला है। शिक्षकों के अंदर यह कला होती है किस जगह बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं एक विधि से, दूसरी विधि से, तीसरी विधि से, वैसी स्थिति में वह समझाने के लिए एक से एक कलाओं का प्रयोग करते हैं। उसमें से कुछ ऐसे उदाहरण लाते हैं जिससे कि बच्चे शिक्षकों के द्वारा समझाए जाने वाले विषय जो अमूर्त होते हैं, जिनको बच्चे नहीं समझ पाते हैं, उनको समझ सके। उसके लिए अपने मन में भाव को बच्चों के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। संप्रत्यय विचारों को अर्थात उससे मिलते हुए विचारों को बच्चों के सामने रखा जाता है जिससे कि बच्चे जो समझ नहीं पा रहे हैं, छात्र जो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको समझने में सरल होता है। और इस तरीके से बच्चे को जब हम व्याख्यान देते हैं दृष्टांत के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, तो वैसी स्थिति में छात्र आसानी से किसी विषय वस्तु को समझ जाते हैं। इसके 3 गुण हो बहुत आवश्यक है। जब तक आपके व्याख्यान में 3 गुण नहीं होंगे तब तक आपका यह व्याख्यान, यह कौशल संपूर्ण नहीं होगा। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं दृष्टांत सरल होना चाहिए, सरल से अभिप्राय जिससे कि बच्चे आसानी से समझ जाए, ऐसे दृष्टांत को सरल दृष्टांत कहते हैं। विषय वस्तु के उपयुक्त होने चाहिए। दूसरा है विषय वस्तु से उपयुक्त होना चाहिए, अर्थात है जो हम वस्तु का उदाहरण दे रहे हैं, जिस विषय का उदाहरण दे रहे हैं वह उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए कंटेंट, जिससे कि उन बच्चों को दिक्कत ना हो। तीसरा होता है कि छात्रों के लिए रुचिकर होना चाहिए। जब आप दृष्टांत दे रहे हैं उनको वैसी स्थिति में बच्चे का मन लगना चाहिए, छात्रों को रुचि होनी चाहिए कि जो हम समझ रहे हैं, शिक्षक हमें समझा रहे हैं, वह जो विषय है उसमें उनको मन लगना चाहिए। मन लगने से क्या होगा, छात्र उस पढ़ाई के प्रति, उस दृष्टांत के प्रति आकर्षित होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यह है कि दृष्टांतों के माध्यम, दृष्टांतों को समझाने के लिए आप किस तरीके के माध्यमों का प्रयोग करेंगे। तो दृष्टांत के 2 माध्यम होते हैं, एक का नाम होता है शाब्दिक और दूसरा का अर्थ है माध्यम, वह अशाब्दिक। शाब्दिक को हम वर्बल मीडियम कहते हैं और अशाब्दिक को नॉन वर्बल माध्यम और नॉन वर्बल मीडियम कहते हैं। शाब्दिक माध्यम के कुछ प्रकार होते हैं। अब यह हमें समझने में दिक्कत हो सकती है कि शाब्दिक माध्यम किसे कहते हैं। तो उन शाब्दिक माध्यमों को, शाब्दिक माध्यम के प्रकार हैं उदाहरण, सादृश्य, तुलना, सादृश्य, अदृश्य और कहानी। उदाहरण को हम एग्जाम्पल कहते हैं, सादृश्य को सिमिलरिटीज कहते हैं, तुलना को कंपैरिजन कहते हैं और अदृश्य को हम लोग कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, स्टोरीज को हम कहानी कहते हैं। इस तरीके से हम क्या है, इन सभी प्रकार के माध्यमों से हम बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं कि उनको कैसे यह सरल हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि उदाहरण किसे कहते हैं। उदाहरण का अर्थ होता है
उदाहरण का अर्थ होता है, उदाहरण शब्द दृष्टांत का पर्यायवाची शब्द होता है, बल्कि दृष्टांत से भिन्न है। उदाहरण किसी भी सामान्य नियम को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत मात्र दिए जाते हैं। यदि विषय वस्तु नहीं समझ में आ रही है, उदाहरण के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं उसे ही हम दृष्टांत कहते हैं। सादृश्य मतलब सिमिलरिटी, अर्थात जो बच्चों के सामने समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम उस समस्या को और उनको आसान बनाने के लिए जो उदाहरण देते हैं उन दोनों को आपस में मिलाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उनमें सिमिलरिटी बनी रहे, इसीलिए हम इनको सिमिलरिटी कहते हैं। सादृश्य का मतलब होता है किसी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए उसी के समान वस्तुओं को दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया जाए, उसे हम सादृश्य कहते हैं। जब दोनों में समानता होगी तो बच्चे को आपके द्वारा बताए जाने वाले दृष्टांत में समझने में आसानी होगी। तीसरा है तुलना का मतलब होता है कंपैरिजन किसे कहते हैं? किन्हीं दो भावों में समानता या असमानता देखने के लिए उनमें तुलना की जाती है। क्या की जाती है? तुलना की जाती है, अर्थात बच्चों को कंपैरिजन कराया जाता है। तो तुलना करने के लिए शिक्षक छात्रों के सामने दो संप्रत्यय के माध्यम से संबंध को जोड़ने का प्रयास करते हैं, अर्थात बच्चे के सामने जो समस्या है जिन्हें हमें समझाना है उसे समझाने के लिए जब हम तुलना करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यदि आज हम दिन के बारे में बता रहे हैं, बच्चे दिन में हम क्या करते हैं? तो काम करते हैं। तो क्या हुआ? दिन किस लिए होता है? काम करने के लिए होता है। रात में बच्चों हम क्या करते हैं? दिन का उल्टा रात होता है। रात में हम क्या करते हैं बच्चों? तो आराम करते हैं, अर्थात दिन का उल्टा हो गया रात, तो काम करने का उल्टा हो गया आराम। बच्चे को यदि इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट करके आप समझाते हैं तो इससे बच्चों को समझने में आसानी होगी। कहानी मतलब जब हम पढ़ा रहे हैं और यदि हमारी बात वस्तु यदि स्थिति नहीं समझ पा रहे हैं छात्र, तो उन्हें एक छोटी सी लघु कहानी के माध्यम से समझाएंगे तो बच्चे को समझने में आसानी होती है। तो कहानी कभी कभी किसी विचार को स्पष्ट करने के लिए हमें किसी न किसी कहानी का भी सहारा लेना पड़ता है। इससे बच्चे को सबक भी मिलता है, लेसन भी मिलता है और उस जो प्रॉब्लम होते हैं, समस्या होती है, उससे बच्चे समझ भी जाते हैं। तो मित्रों, यह जो आपके पास प्रकार थे वह थे शाब्दिक माध्यम के प्रकार। अब हम चलते हैं अशाब्दिक माध्यम की ओर। अशाब्दिक माध्यम, जैसा कि हमने अभी आपको कहा कि नॉन वर्बल में हम क्या करते हैं, ऐसे प्रकार लेते हैं जिनसे कि बच्चों को समझने में आसानी है। तो वैसे प्रकार हैं वस्तु अर्थात ऑब्जेक्ट, मॉडल अर्थात मॉडल को हिंदी में मॉडल भी कहते हैं, इंग्लिश में मॉडल कहते हैं, चित्र अर्थात फिगर, प्रायोगिक प्रदर्शन अर्थात प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद आता है रेखा चित्र, मानचित्र, वृत्त और लास्ट हो जाता है पोस्टर। तो वस्तु से अभिप्राय यहाँ यह है कि यदि हम किसी वस्तु के बारे में बच्चों को बता रहे हैं, विषय वस्तु के बारे में, यदि वह विषय वस्तु संभव ना हो तो हमें उसके लिए एक मॉडल के रूप में उसको हम उस वस्तु को सामने प्रस्तुत करके दिखा सकते हैं। जैसे कि वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग संप्रत्यय और सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए किया जा सकता है, जैसे फूल, पत्ते, थर्मामीटर, बर्नियर कैलिपर्स, 14 बैरोमीटर इत्यादि को दिखा करके हम छात्रों को जो विषय वस्तु है उसके बारे में समझा सकते हैं। मॉडल्स में क्या आते हैं? मॉडल्स का मतलब अभिप्राय होता है कि शिक्षक किसी विचार, संप्रत्यय एवं सिद्धांत को समझाने के लिए ऐसे मॉडल का प्रयोग कर सकता है जिसके विभिन्न खंड अलग अलग करके अर्थात तोड़ करके पार्ट वाइज उनको समझाया जाएगा, जिससे कि क्या है बच्चों को समझने में आसानी होती है। इससे एक एक भाग को सहायता से मुख्य संप्रत्यय को समझाया जा सकता है। इनमें तीन आयाम होते हैं। कौन? एक तो होता है आपका इसके मॉडल के 3 आयाम होते हैं। एक जो छात्र वहाँ उपस्थित होते हैं, दूसरा जिस वस्तु को दिखाया जाता है और तीसरा होता है कि शिक्षक जो समझाते हैं। इस तरीके से इनके 3 आयाम होते हैं। उसके बाद है चित्र। जब वास्तविक वस्तु उपलब्ध ना हो तो उसके चित्र को विषय की व्याख्या के रूप में दिखाया जा सकता है। जैसे कि यदि हम ताजमहल की बात करते हैं तो सभी छात्र छात्राओं को ताजमहल दिखाने के लिए हम आगरा नहीं ले जा सकते। तो वैसी स्थिति में क्या करना होगा? एक चित्र के द्वारा हम वहाँ पर एक बड़ा सा चित्र क्लास में प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि बच्चों को उन वस्तुओं को दिखाया जा सकता है। ताजमहल है कि ताजमहल कैसा होता है, इसके बारे में हम करेंगे। उसी तरह प्रायोगिक प्रदर्शन से अभिप्राय है एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन। विज्ञान, प्रकृति अध्ययन आदि के प्रयोग प्रदर्शन के विषय को स्पष्ट एवं प्रभावशाली रूप में समझाया जा सकता है। इससे इस नियम तथा सिद्धांत को वास्तविक रूप से
प्रकट किया जा सकता है। अर्थात जैसे कि मान लीजिए कि आप इनको साइंस के लैब में ले जाएंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और अन्य तरह के प्रायोगिक कार्यों के द्वारा आप उन्हें विषय वस्तु को समझा सकते हैं। उसके बाद है रेखा चित्र, मानचित्र और वृत्त। इनका प्रयोग विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि के विषयों के शिक्षण में बहुत ही उपयोगी होता है। इसलिए रेखा चित्र, मानचित्र और चार्ट का प्रयोग हमें पढ़ाने के दौरान करना चाहिए। छात्र छात्राओं को ऐसे पढ़ाने से उनके मन मस्तिष्क में वह विषय वस्तु बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। इसके माध्यम से पाठ के मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट किया जा सकता है। और लास्ट है पोस्टर। आज के समय में पोस्टर हमारे लिए समझना कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि घर से बाहर निकलते हैं अपने गंतव्य तक सैकड़ों पोस्टर रोड के किनारे इधर उधर आप देखते हैं, जिससे कि आप उस बात को समझ जाते हैं कि किसे हम पोस्टर कहते हैं। तो पोस्टर से अभिप्राय हमारा यह है कि मॉडल की अपेक्षा पोस्टर सस्ते होते हैं और इनका भी प्रयोग शिक्षण में किया जा सकता है। जैसे कि आपके क्लासरूम में बच्चों को पोस्टर लगे रहते हैं, जिसमें कि आप टेबल बता सकते हैं, काउंटिंग बता सकते हैं, ए से जेड तक के जितने भी उनके ऑब्जेक्ट होते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैबी, इस तरीके करके पूरे होते हैं, और से ज्ञ तक के ये सभी मॉडल्स को आप जो है पोस्टर्स को क्लास में लगा देते हैं, जिनसे बच्चों को समझने में बहुत आसानी होती है। उसके बाद आता है दृष्टांत प्रयोग के उपागम, अप्रोचेस फॉर द यूजिंग एग्जाम्पल्स। आप किस माध्यम से बच्चों को समझाने के लिए कौन कौन से अप्रोच लगाएंगे, कौन कौन से उनके लिए किन किन एग्जाम्पलों का प्रयोग करेंगे जिनसे बच्चों को समझने में आसानी होती है। तो उसके लिए हमारे पास दो माध्यम है। आपने पढ़ा होगा, आपके शिक्षक ने आपको पढ़ाए होंगे। ये स्किल्स में कौन कौन से हैं? एक स्किल का नाम होता है, अप्रोच है, वह आगमन उपागम, और दूसरा है निगमन उपागम। आगमन उपागम के कौन कौन से तत्व हैं जिनके द्वारा आप इनको पढ़ा सकते हैं? तो आगमन कहा जाता है। आगमन उपागम में शिक्षक कुछ विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सिद्धांत अथवा संप्रत्यय का स्पष्टीकरण करता है और इस आधार पर निश्चित परिणाम और निर्णयों की व्याख्या करता है। वे कौन कौन से हैं? वे तीन हैं। उनके तीन मुख्य सूत्र हैं, जिन सूत्रों के आधार पर आप आसानी से इनको समझा सकते हैं। जैसा कि आप लर्निंग टीचिंग C3 में आपने पढ़ा होगा, सूत्र, शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं, उसी के विषय में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। आगमन, इंडक्शन। आगमन को हम इंडक्शन भी कहते हैं। आगमन के तहत हम लोग यह देखते हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। वह सूत्र कौन है? पहला है अज्ञात से ज्ञात। अज्ञात का मतलब है इस क्रिया में शिक्षक छात्रों के समक्ष ऐसे विचार उदाहरण के रूप में रखता है जिसके संबंध में उन्हें पूर्व से जानकारी होती है, और उन्हीं ज्ञात उदाहरणों के आधार पर वे अज्ञात बातों की ओर पहुंच जाते हैं। अर्थात बच्चों की विषय वस्तु उनको समझ में आ जाती है, बच्चे समझ सकते हैं। उसके बाद दूसरा विषय होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। मतलब हुआ फ्रॉम द पर्टिकुलर टू द जनरल। इस क्रिया में शिक्षक छात्रों के समक्ष विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, यानी विशेष, जो सामान्य से विशेष होता है, और फिर विशिष्ट से धीरे धीरे टीचर उनको सामान्य की ओर लाते हैं। इन विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सामान्य नियम अथवा सिद्धांत हम मालूम कर लेते हैं। तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अर्थात क्या हुआ? फ्रॉम द कॉन्क्रीट टू द अब्स्ट्रैक्ट। छात्रों के विचारों को निश्चित रूप देने के लिए शिक्षक इस क्रिया का प्रयोग करता है। इसमें छात्रों के समक्ष वस्तुओं के चित्र, रेखा चित्र आदि प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे कि छात्रों को अपने विषय वस्तु को समझने में आसानी होती है। और उसके बाद आ जाता है आपको नेक्स्ट है निगमन। आगमन के बाद निगमन, डिडक्टिव टू कंडक्टिव। अर्थात इन उपागम में पहले शिक्षक के द्वारा नियम और सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं, और उनकी पुष्टि के लिए शिक्षक विभिन्न उदाहरण छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत कुछ सूत्र दिए गए हैं, वो सूत्र मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वह सूत्र एक है, नंबर 1, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अर्थात फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। इसमें शिक्षक सामान्य उदाहरण प्रस्तुत करते हुए विशिष्ट सिद्धांतों की ओर अग्रसर होता है। दूसरा है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अर्थात फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। इसमें शिक्षक छात्रों को पहले सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करता है, फिर वास्तविक सिद्धांतों की ओर अग्रसर होता है, जिससे कि शिक्षक दृष्टांतों के प्रयोग निम्नलिखित सिद्धांतों और सूत्रों के आधार पर करते हैं। उसमें आपने पढ़ा होगा C3 में, ठीक है, आपने C3 में पढ़ा होगा कि किन किन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। प्रेरणा का सिद्धांत अर्थात स्टिमुलेशन का सिद्धांत हो, स्टिमुलेशन। रुचि का सिद्धांत इंटरेस्टिंग सिद्धांत है। सरल से जटिल की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, और अनिश्चित से निश्चित की ओर। इन सिद्धांतों का पालन करके
हम बच्चों के सामने आसानी से इस बात को समझा सकते हैं। अब बात आती है कि दृष्टांत, जो हमारा यहाँ दृष्टांत व्याख्यान कौशल है, इसकी विशेषता क्या है। विशेषता निम्नलिखित है, इस प्रकार से आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। दृष्टांत जो है वह पाठ के उद्देश्यों से संबंधित होनी चाहिए। आप जो दृष्टांत देते हैं वह पाठ कहीं ना कहीं उससे संपर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दृष्टांत उदाहरण कुछ और दे, पाठ का उद्देश्य कुछ और हो। अतः हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दृष्टांत पाठ के उद्देश्यों से संबंधित होनी चाहिए। दूसरा है कि दृष्टांत जो हम देते हैं वह सुगम हो, सरल हो। तीसरा है कि दृष्टांत विचारों, नियमों और संप्रत्ययों से संबंधित होनी चाहिए। नेक्स्ट है दृष्टांत प्रासंगिक होनी चाहिए, अर्थात जो हम दे रहे हैं उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट है दृष्टांत रोचक एवं कई प्रकार के होने चाहिए। दृष्टांत उदाहरण का मतलब यही नहीं है कि एकमात्र उदाहरण देकर के हम स्थिर बैठ जाएं, चुप हो जाएं। एक से ज़्यादा उदाहरण देकर के, दृष्टांत देकर के हमें उन्हें समझाना चाहिए। नेक्स्ट है दृष्टांतों को उचित एवं प्रभावशाली माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? दृष्टांतों को उचित एवं प्रभावशाली माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। और आखिरी है दृष्टांतों के उपयोग में उपयुक्त विधियों का प्रयोग किया जाना, अर्थात दृष्टांतों को प्रस्तुत करने के लिए जो हमने विधियां पढ़ी हैं, विधियों से अभिप्राय है कि C3 में आपने पढ़ा होगा, लर्निंग के दौरान जिन विधियों को सिखाया गया होगा, टीचिंग के दौरान जो आपको सिखाया गया होगा कैसे बच्चों को सिखाना है, लर्निंग टीचिंग में C3 में, उसका आप प्रयोग करते हुए बच्चों को सिखा सकते। और आपका इस दृष्टांत व्याख्यान कौशल के सबसे महत्वपूर्ण है टॉपिक वह है घटक। घटक से अभिप्राय है कैसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हमें बच्चों को प्रयोग करके उन्हें आसानी से समझाया जा सकता है। तो वह घटक आपके सामने है, वह है कि सरल उदाहरणों का चयन एवं निर्माण करना चाहिए। प्रथम घटक है सरल उदाहरणों का चयन एवं निर्माण करना चाहिए। दूसरा है रुचिकर उदाहरणों का चयन एवं निर्माण करना चाहिए। तीसरा है उदाहरणों का विचारों एवं प्रत्ययों से संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट है चौथा, उदाहरण के लिए उपयुक्त माध्यम का चयन होना चाहिए। पांचवा है छात्रों से संबंधित उदाहरण चुनना चाहिए, अर्थात ऐसा उदाहरण आप चुने जो छात्रों के बीच से हो। ऐसा उदाहरण नहीं चुने जो कि बच्चे फिर से समस्या में पड़ जाए और आपके मेहनत सफल ना हो, कि आप बच्चों को समझाने में सफल ना हो। अर्थात हमेशा प्रयास करना चाहिए कि उदाहरण हम छात्रों के बीच से चुने, उससे बच्चों को समझने में आसानी होती है। और लास्ट है बीच में समुचित प्रश्न पूछकर छात्रों के समूह की जांच करना चाहिए। अर्थात बीच से अभिप्राय है आप अपने समझाने के दौरान बीच बीच में छात्रों से कुछ प्रश्न उत्तरी भी करेंगे। उससे क्या होगा कि बच्चों का आकर्षण आपके प्रति बना रहेगा और आपको भी समझ में आएगा कि आप जो पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, वह कितना सार्थक हुआ। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि दृष्टांत व्याख्यान कौशल, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल, आप सभी समझ गए होंगे। धन्यवाद।